स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर जीन, इट्स एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन के नाम से भी दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जीन एक्सप्रेशन, लैक ऑपरॉन और डिफरेंट ऑपरॉन कंसेप्ट्स, ये बहुत कुछ एक ही चैप्टर में पढ़ना है। क्योंकि ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज ये शुरू करते हैं नया चैप्टर, जिसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि अच्छे से ये हमारा स्मूथली चैप्टर समझ में आ जाए और निकल जाए। ये चैप्टर समझने वाला है, रटने वाला नहीं। तो इस चैप्टर की अच्छी बात यह है कि एक बार अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में सबसे पहला पेज पे जो क्वेश्चन लिखा है वो है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं उस टॉपिक का नाम है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हो गई बात? यानी कि जेनेटिक मटेरियल की खोज। बहुत साल पहले लोगों ने सोचा कि साइंटिस्ट ने सोचा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, कौन है, कैसा है, इनका आंसर दिया जाए। तो जेनेटिक मटेरियल को ढूंढने से पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। करेक्ट? सो इसका आंसर है कि जेनेटिक मटेरियल इज दैट मॉलिक्यूल which stores all the biological informations and can travel from one generation to another, या फिर pass on that biological information from one generation to another where it can be easily expressed। मतलब जेनेटिक मटेरियल वो मॉलिक्यूल है जिसमें सारे बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रैवल करके नए जनरेशन में अपना एक्सप्रेशन दिखा सके। सो genetic material is that molecule which has all the biological information stored and can travel to the next generation where it can express itself। Clear? So what is genetic material के बाद क्वेश्चन आया कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल है, यानी which molecule will be considered as genetic material। तो आपको पता है, आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा है कि सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स। तो जेनेटिक मटेरियल क्या, कौन सा मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल मानेंगे, उसके लिए साइंटिस्ट लोगों में हुआ कि पहले एक फीचर्स डिसाइड कर लेते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। जो मॉलिक्यूल उस क्वालिफिकेशन को पास करेगा वो जेनेटिक मटेरियल है। तो व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल? तो पहला साइलेंट फीचर जेनेटिक मटेरियल का था कि इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, सभी सेल्स में वो होना चाहिए। तो ये वाले फीचर में क्या था, प्रोटीन भी पास कर गया और डीएनए भी पास हो गया। कार्बोहाइड्रेट इसमें फेल हो गया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वायरस सेल में प्रेजेंट नहीं होता, वायरल सेल में ओनली प्रोटीन और डीएनए होता है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो रेस से जेनेटिक मटेरियल कौन सा मॉलिक्यूल है, इसकी रेस से कार्बोहाइड्रेट हट गया। अब दो चीज बची, प्रोटीन एंड डीएनए। यही दोनों चीजें हर सेल में प्रेजेंट थी और अबंडेंट में प्रेजेंट थी, बहुत ज्यादा प्रेजेंट थी। जेनेटिक मटेरियल का दूसरा मेन पॉइंट था कि जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जो एक हर सेल में प्रेजेंट तो होना चाहिए, यानी प्रोटीन और डीएनए में से कोई भी हो सकता है, और इट शुड हैव द एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, यानी कि वो खुद के नंबर बढ़ाने की भी शक्ति रखे। जैसे कि अगर एक सेल में जेनेटिक मटेरियल है तो वो जेनेटिक मटेरियल अगर दूसरे सेल में चला जाएगा तो पुराने सेल में जेनेटिक मटेरियल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल में एक खासियत होनी चाहिए कि वो अपनी कॉपी बना सके, ताकि नई कॉपी जो है वो नए सेल में डाल दे नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए और एक कॉपी अपनी पुरानी सेल में रखे। ये फीचर यानी जेनेटिक मटेरियल शुड हैव द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, इस फीचर में प्रोटीन फेल हो गया। क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता कि आपको मैंने एक इंसुलिन प्रोटीन डाला और वो इंसुलिन एक आपकी बॉडी में जाने के बाद अपने आप को
कॉपी बना ली उसने और 5 इंसुलिन बन गए, ऐसा कभी नहीं होता। आपको हर बार एक नया इंसुलिन ही बॉडी में डालना पड़ता है। तो इसलिए प्रोटीन सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाया, इसलिए प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल नहीं माना गया। फिर भी बहुत बड़ा ग्रुप साइंटिस्ट का था जो प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने में लगा हुआ था। एट द सेम टाइम साइंटिस्ट का वो ग्रुप भी था जो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने में लगा हुआ था। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसने कोशिश की कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने किया था। आज तो हमें पता है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन एक एक्सप्रेशन है जो डीएनए द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, जो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। आज अगर आपको पूछेंगे व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, ऐसा कौन सा चीज है जो एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, तो आप बोलोगे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ही है जो मदर सेल से डॉटर सेल में जाता है। आज हमें पता है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब हमें नहीं पता था कि कौन सा ऐसा चीज है जो मदर सेल से डॉटर सेल में जाता है। तो ग्रिफिथ ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट प्रूव करने की कोशिश की, व्हाट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में एक लैंडमार्क पॉइंट है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल was done by Griffith in the year 1928. ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या मटेरियल चूज किया, तो मटेरियल्स जो उन्होंने चूज किए, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले मटेरियल्स रिक्वायर्ड ढूंढते हो। जो मटेरियल्स उन्होंने चूज किया उसमें पहला मटेरियल था, उन्होंने चूहा लिया, माइस लिया, एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा मटेरियल इंपॉर्टेंट मटेरियल है, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया। कौन सा बैक्टीरिया, जो निमोनिया कर सके। जो बैक्टीरिया निमोनिया कर सकता है, उस बैक्टीरिया जो उन्होंने लिया था उसका नाम था डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, NIAE, डिप्लोकोकस निमोनी। अंडरलाइन कर देती हूँ, साइंटिफिक रूल। ओके, जो बैक्टीरिया था डिप्लोकोकस निमोनी जो उन्होंने लिया, वो डिप्लोकोकस मतलब क्या, आपने 11th स्टैंडर्ड में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में पढ़ लिया है। डिप्लोकोकस मतलब दो, कोकस मतलब गोले। तो ये बैक्टीरिया ऐसा दिखता था, दो गोले का कॉलोनी बनती थी इसकी। इस डिप्लोकोकस बैक्टीरिया में खासियत क्या थी कि ये डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के 2 वैरायटी पाई जाती है। एक वैरायटी चमकदार नहीं होती, जिसको कहा जाता है रफ स्ट्रेन या फिर आर स्ट्रेन, और दूसरी वैरायटी जो होती है वो चमकदार होती है, जहां पे रहती है वो ऊपर से एकदम शाइनी कवरिंग होती है उसके ऊपर, जिसको कहा जाता है स्मूथ स्ट्रेन या एस स्ट्रेन बोला जाता है। समझ गए इतना? डिप्लोकोकस बैक्टीरिया लिया गया। डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। पहला है रफ स्ट्रेन जो स्मूथ नहीं है, रफ है बाहर से, और एक स्मूथ स्ट्रेन जो कि बाहर से चमकीला दिखाई देता है, स्मूथ कवरिंग होती है उसके ऊपर। ये देखा गया कि रफ स्ट्रेन जो था वो नॉन वायरुलेंट था, मतलब कि बीमारी नहीं करता था, कैन नॉट कॉज डेथ। निमोनिया कर देगा लेकिन बीमार नहीं कर पाएगा, मतलब बीमार कर देगा बट मार नहीं पाएगा। स्मूथ स्ट्रेन जो था वो वायरुलेंट था और डेथ कॉज कर देता था। नीट के एग्जाम में बार बार ये पूछा गया है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा प्रूफ किया, जो ग्रिफिथ ने था, मटेरियल क्या रिक्वायर्ड और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया, तो डिप्लोकोकस निमोनी यूज किया। डिप्लोकोकस निमोनी के कौन से स्ट्रेन होते हैं, तो आर स्ट्रेन होता है रफ स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट होता है, स्मूथ स्ट्रेन जो होता है वो वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट का मतलब अगर ये एस स्ट्रेन से माइस के अंदर चला जाएगा तो इस माइस को वो बैक्टीरिया जो है वो इस माइस के लंग्स में जाके इसको निमोनिया करके मार डालेगा। रफ स्ट्रेन अगर माइस में जाएगा तो निमोनिया तो होगा लेकिन वो मरेगा नहीं। क्लियर है? इतना समझ के मटेरियल्स रिक्वायर्ड फिनिश हो गया। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट को 4 स्टेजेस में किया। फर्स्ट स्टेप यानी एक्सपेरिमेंट का डे 1 ऐसा समझो आप लोग। तो फर्स्ट डे ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उन्होंने चूहा लिया,
उस चूहे में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का डाला। कौन से बैक्टीरिया का? डिप्लोकोकस निमोनिया का। चूहा लिया, उसमें आर स्ट्रेन डाला। वो आर स्ट्रेन जो था वो जिंदा था, हाँ, जिंदा आर स्ट्रेन डाला, मरा हुआ नहीं डाला था। इस जिंदा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने चूहे को निमोनिया किया, लेकिन चूहा मरा नहीं, क्योंकि आर स्ट्रेन जो है वो नॉन वायरुलेंट है, बीमार तो कर सकता है लेकिन मार नहीं सकता। तो माइस लिव्ड। क्लियर? नेक्स्ट डे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। फिर उन्होंने चूहा लिया, उसमें उन्होंने इस बार कौन सा स्ट्रेन डाला? स्मूथ स्ट्रेन डाला, जो कि जिंदा था, जिंदा बैक्टीरिया डाला। एक होता है जिंदा बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया को गर्म में करके मार दो तो बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन उसकी डेड बॉडी ऐसी ही रहती है। तो उन्होंने चूहे में कौन सा एस स्ट्रेन डाला, लेकिन जिंदा वाला डाला था। तुमको पता है एस स्ट्रेन तो वायरुलेंट होता है, चूहे को मार डालेगा। तो ऑफकोर्स चूहे को निमोनिया हुआ और चूहा निमोनिया की वजह से मर गया। इससे तो प्रूफ हो गया कि आर स्ट्रेन चूहा को नहीं मार सकता, एस स्ट्रेन चूहा को मारता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, यानी उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने क्या किया? चूहा लिया, उसमें उन्होंने ये जो एस स्ट्रेन था ये लिया, और इस एस स्ट्रेन को हीट किल किया। यानी कि एक वायल में, एक टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया ले लिया एस स्ट्रेन वाला, जो कि मार सकने की शक्ति थी, उसको उन्होंने गर्म कर दिया। गर्म करने की वजह से क्या हो गया? बैक्टीरिया मर गया। आपको पता है बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे डीनेचर कर जाता, मतलब बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे वो मर जाता है। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हीट किल करने की वजह से मर गया। अब उसकी जो डेड बॉडी थी, डेड बॉडी तो थी ना उसकी, तो उसकी जो डेड बॉडी वाला लिक्विड था वो उसने माइस को डाल दिया। तो आपको क्या लगता है कि माइस जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? ऑफ कोर्स डेड माइक्रोब्स डाले हैं तो माइस जो होगा वो जिंदा रहेगा, क्योंकि माइस के अंदर एस स्ट्रेन तो गया। ऐसा समझ लो कि मरे हुए सांप को से एक आदमी को कटवा दिया। जब सांप मरा हुआ है तो कहाँ से वो आदमी को काटेगा? तो मरे हुए बैक्टीरिया माइस में डाला तो ऑफ कोर्स माइस जिंदा रहा। अब उन्होंने क्या किया? ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, इस एक्सपेरिमेंट का जो टेस्ट ट्यूब था उनके पास थोड़ा थोड़ा, जैसे आपको अगर कोई इंजेक्शन देता है, जैसे आप गए होंगे इंजेक्शन लेने के लिए, तो जब इंजेक्शन देते हैं तो दवाई का थोड़ा सा डोज ना बॉटल में रह जाता है। तो उन्होंने जब ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन का लिया था ना माइस में डालने के लिए, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बच गया था। तो उन्होंने दिमाग क्या लगाया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 4 किया। क्या किया उन्होंने? माइस ली, 2 वायल्स को मिला दिया। कौन से 2 वायल्स को मिलाया? इसको और इसको। मतलब उन्होंने एक ट्यूब ली, उसमें उन्होंने क्या किया? लाइव आर स्ट्रेन, यानी जिंदा आर बैक्टीरिया, जिंदा रफ डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, प्लस मरा हुआ यानी कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिला दिया। इस वायल से थोड़ा सा बचा हुआ मॉलिक्यूल जिसमें जिंदा बैक्टीरिया था, और इससे मरा हुआ बैक्टीरिया का मिक्सचर कर दिया और एक वायल इंजेक्शन में भरा और चूहे को डाल दिया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि आर स्ट्रेन की वजह से चूहा नहीं मरता, हीट किल एस स्ट्रेन की वजह से चूहा नहीं मरता, तो दोनों को अगर मिला दें तो चूहा नहीं मरना चाहिए। देखो माइस में जब आर गया लिव, माइस में जब हीट किल एस गया लिव, तो माइस में अगर ये दोनों जाएगा, इसमें भी चूहा जिंदा, इसमें भी चूहा जिंदा, तो यहाँ चूहा जिंदा रहना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ? माइस डाइड। तब ग्रिफिथ के दिमाग में आया कि मैंने चूहा आर स्ट्रेन, ये आर स्ट्रेन जब मैंने चूहे में डाला था तो चूहा मरा नहीं, हीट किल एस स्ट्रेन जब चूहे में डाला तब चूहा मरा नहीं, लेकिन 2 न मारने वाली चीजें जब एक साथ चूहे में गई तब चूहे को उन्होंने मार डाला। क्या वजह हो सकती है? क्या ये एस जिंदा हो गया या ये आर में कोई बदलाव आ गया? तो पता चला इस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने कंक्लूजन निकाला। जैसे आप लोग अभी 12th में तो आपको पता होगा एक्सपेरिमेंट का मटेरियल्स रिक्वायर्ड मैंने बता दिया, ये प्रोसीजर है। अब आता है इसका रिजल्ट क्या कहता है? तो उन्होंने कंक्लूजन में लिखा कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डिड नॉट कॉज डेथ टू द माइस, हीट किल एस स्ट्रेन is not able to cause death of the mice, but if
live R strain and heat kill S strains are mixed together, then the DNA of the S strain goes into the live R strain and make it virulent. यानी R strain जो पहले नॉन वायरुलेंट था, अब उसके अंदर S strain का बैक्टीरिया, S strain का DNA चला गया और इस R strain को अब उसने बना दिया, R strain जो कि जिंदा था उसको उसने बना दिया वायरुलेंट। यानी ऐसा समझो कि एक मरा हुआ जहरीला सांप और एक जिंदा बिना जहर का सांप, दोनों को मिला दो तो एक मरा हुआ जहरीले सांप ने जहर मरा हुआ जहरीले सांप से जहर निकल के बिना जहरीले जिंदा सांप के अंदर घुस गया। अब वो जो जिंदा सांप था, जो जहर मार नहीं सकता था, अब वो जहरीला बन गया है। लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एक मरा हुआ कोबरा है, उसके बाजू में एक ऐसा पानी वाला सांप है, कोबरा मर गया लेकिन वो पानी वाले सांप ने उस कोबरा वाले मरे हुए कोबरा के अंदर से जहर ले लिया और वो पानी वाला सांप डंक मारेगा तो आदमी मर जाएगा। ऐसा पॉसिबल, मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ कि आर स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट था वो आर स्ट्रेन वायरुलेंट बन गया। कैसे वायरुलेंट बन गया? एस स्ट्रेन से डीएनए आके। दिस इज नोन एज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जैसे तुम लोग अगर किसी स्कूल के किसी फ्रेंड से मिलते हो तो स्कूल का फ्रेंड, अभी तुम लोग कॉलेज में चले गए हो तो स्कूल का फ्रेंड क्या होता है? अरे तुम्हें तो बदलाव आ गया। ट्रांसफॉर्मर मूवी तो देखी होगी, चेंज होने वाला। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बदलाव आ जाए, सडनली चेंज आ जाए, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बैक्टीरिया ने अपने अंदर चेंज ले आया। कौन से बैक्टीरिया ने? आर स्ट्रेन ने। आर स्ट्रेन चूहा को मार नहीं सकता था, लेकिन इस आर स्ट्रेन ने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया। कैसे लाया? हीट किल एस स्ट्रेन से डीएनए इसके अंदर आ गया और ये आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट से बन गया वायरुलेंट। यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे कि ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए फ्रॉम द किल्ड एस स्ट्रेन passes to the live R strain and converted R strain from non-virulent to virulent. बिना जहरीला R strain को अब उसने जहरीला बना दिया। This is known as transformation principle, where bacteria can be transformed from non-virulent to virulent by transfer of genetic material, which was DNA. ये ग्रिफिथ ने प्रूव किया। लेकिन जैसे आप लोगों के मन में क्वेश्चन है, वैसे ही उस समय साइंटिस्ट के भी मन में क्वेश्चन था, दूसरे साइंटिस्ट के मन में। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ग्रिफिथ को कि सर आप एक बात बताओ, जैसे अभी आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि मरे हुए एस स्ट्रेन से डीएनए ही गया था? हो सकता है प्रोटीन चला गया हो, करेक्ट है। तो हीट किल करने से प्रोटीन तो डीनेचर हो गया, लेकिन हो सकता है वो लाइफ के अंदर जाके वो डीनेचर्ड प्रोटीन जो है वो फिर से रिवाइव हो गया हो। तो आप ये कैसे प्रूव करोगे कि जो हीट किल एस स्ट्रेन है उससे डीएनए ही गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन चला गया हो। इसका जवाब ग्रिफिथ के पास नहीं था। तो व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट? द ड्रॉबैक वाज he could not explain that the cause of transformation was DNA. He could not explain that DNA ही था जो एक बैक्टीरिया से S बैक्टीरिया से R में गया। इसको प्रूफ करने के लिए बाद में ग्रिफिथ के काम के बहुत साल बाद in the year 1944 तीन साइंटिस्ट्स जिन्होंने इसी ग्रिफिथ के काम को आगे बढ़ाया, उन साइंटिस्ट का बार बार नाम आता है एवरी, मैक्लोड एंड मैकार्टी। लिख दूं यहां पर? एवरी, मैक्लोड एंड मैकार्टी।
साइंटिस्ट ने मिलके 1944 मतलब 1928 में ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, आंसर नहीं दिया, वहीं पे शट डाउन हो गया ये। ग्रिफिथ ने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया। इन तीनों साइंटिस्ट ने 1944 में इस काम को आगे बढ़ाया। कैसे आगे बढ़ाया? बहुत इजी तरीका। उन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था ना बैक्टीरिया का, करेक्ट, मान लो ये था। जब इसको हीट किल कर दिया तो इसके अंदर प्रोटीन भी है, डीएनए भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड भी है, करेक्ट है। इन्होंने इसमें से एक वाइल में सारा प्रोटीन प्योरीफाई कर लिया, दूसरे वाइल में सारा न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, सारा डीएनए कवर कर लिया, तीसरे वाइल में सारा कार्बोहाइड्रेट कवर कर लिया, और चौथे वाइल में सारा लिपिड कवर कर लिया। ठीक है, 4 वाइल ले लिया इन्होंने। चारों वाइल में उन्होंने आर स्ट्रेन घुसा दिया, आर लाइव आर जो डाला था, ग्रिफिथ ने जो 4th एक्सपेरिमेंट किया था ना वो डाला। अब इसको मिक्स करके चूहे में डाला इन्होंने, चारों को चूहे में डाल दिया। जब आर के साथ प्रोटीन मिक्स किया था तो चूहा लिव्ड, मरा नहीं। आर के साथ कार्बोहाइड्रेट लिव किया था तो चूहा लिव्ड, इसमें भी चूहा लिव्ड, इसमें चूहा डाइड। मींस न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए ही है जो लिविंग बैक्टीरिया में घुस के इस नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट करके चूहे को मार सकता है। कितना इजी एक्सपेरिमेंट था। उस समय चाहते तो ग्रिफिथ ही अपने काम को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने आगे बढ़ाया। इस पे भी क्वेश्चन उठा। क्या क्वेश्चन उठा? इस पे क्वेश्चन उठा है कि आपने जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस किया, इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में गड़बड़ है। ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि परफेक्ट हुआ कि नहीं। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, आपने यहाँ पे लिखा है प्रोटीन, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन नहीं था, यहाँ पे मिक्सचर था। आपने यहाँ डीएनए लिखा है, इसको डीएनए में मिक्सचर था। इन्होंने फिर कोशिश की एक्सप्लेन करने की। कैसे एक्सप्लेन करने की? इन्होंने क्या किया, एक वाइल लिया, उसके अंदर प्रोटीन था, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड था। अब उन्होंने क्या किया, ये हीट किल वाला वाइल लिया। अब उसने क्या किया, उन्होंने डीएनएज एंजाइम डाला। आपको पता है डीएनएज क्या होता है? डीएनएज एक एंजाइम है जो डीएनए को डाइजेस्ट कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है यानी डीएनए को तोड़ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इसमें डीएनएज को डाल दिया। किसको डाला? डीएनएज को डाला। तो जैसे ही इन्होंने डीएनएज को डाला तो इसके अंदर का सारा डीएनए डाइजेस्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या बचा है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब उन्होंने क्या किया, इसमें आर स्ट्रेन को डाला जो जिंदा था। ओके, आर स्ट्रेन को जब डाला तो इसके अंदर क्या हो गया, जो आर, उसके बाद इसको उन्होंने चूहे के अंदर डाला और चूहा मरा नहीं, चूहा लिव्ड। क्यों चूहा लिव्ड? बिकॉज डीएनए तो हमने मार दिया, डीएनए काट दिया। तो इससे, इस वाले एक्सपेरिमेंट से कुछ हद तक ये प्रूफ हो गया कि अगर डीएनए सही सलामत है तो डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, यानी एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है। अगर डीएनए सही सलामत नहीं है, डीएनए को डाइजेस्ट करवा दिया गया है डीएनए द्वारा, तो वो अपनी शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन की खो देता है। यानी अगर इसमें डीएनए नहीं है तो ये आर स्ट्रेन कभी भी नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट नहीं बनेगा। आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए किसकी जरूरत है? प्रोटीन की जरूरत नहीं है, उसमें डीएनए की जरूरत है। So DNA is the genetic material. DNA is the genetic material which can convert R strain into non-virulent R strain into virulent strain. Clear? इतना प्रूफ करने के बाद भी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट तो बोला जाता है, बट ये नहीं कहा जा सकता कि दिस वाज द एक्सपेरिमेंट व्हिच प्रूव्ड डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। इसीलिए याद रखना कि अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हिच वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो ग्रिफिथ का नाम आता है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वाज ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जिसने प्रूव किया था वो क्रेडिट जाता है हर्शे एंड चेज को। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो कि उन्होंने 1952 में किया। कब किया? 1952 में। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे
कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर बाकी एवरी और मैकलियोड ने उनको सपोर्ट करने के लिए आगे एक्सपेरिमेंट बढ़ाया, इतना करने के बाद भी वर्ल्ड ने नहीं माना कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। बट इस एक्सपेरिमेंट को लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसने इतना तो कम से कम कर दिया कि हम स्टार्ट तो कर सकते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसको खोजने के लिए ट्राई तो कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जिसने एक्चुअल में प्रूफ करके दिखाया, वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था 1952 में बाय हर्शे एंड चेज, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।